Welcome to Constitutional Law Part 5. Guys, आप जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 30 नवंबर 2025 को स्केड्यूल है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अक्सर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो ऑलरेडी हमने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 बना दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपने पिछले पार्ट्स देखे हैं, हम हर लेक्चर के अंदर 15 क्वेश्चंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड है उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, उनको जानते हैं, उनको सीखते हैं, ताकि हमारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के अंदर अच्छे मार्क्स आए पे। ऑल्दो यू नो दैट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के अंदर मार्क्स मैटर नहीं करते, व्हाट मैटर्स दैट यू पास दिस एग्जाम। सो डोंट वरी, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड सी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम। जैसे कि आप जानते हैं, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के को यूज करके आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो। अमेंडमेंट का मीनिंग होता है चेंज। तो ये जो चेंजिंग प्रोसेस है, ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहां से बोरो किया गया? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। यू हैव 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स है, प्लीज चूज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। See, when India adopted its first constitution, first and only constitution we have, India does not have two constitution, or you can say central constitution, union constitution and state constitution, different constitution. तो उसमें हमने आर्टिकल 368 ऐड किया। 368 से हम यूज करके अमेंडमेंट कर सकते हैं, और वो जो 368 के अंदर हमने जो अमेंडमेंट की जो चीज है वो कहां से ऐड की गई, मीन्स कहां से बोरो की है? साउथ अफ्रीका से। सो क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Guys, before going to question number 2, it's my humble request, please like this video if you have loved it, share with your friends and family, and वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के साथ साथ अपने सही आंसर्स को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर देयर? Guys, you have known that कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है? बेसिकली चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब इस चेंज को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, तो मल्टीपल वेज है। तो इसी में सिंपली पूछा गया है, अमेंडमेंट के कितने टाइप्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। 5 seconds. Fast guys, fast, please choose the right answer. The right answer is option 3. I mean option C, 3 types. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप्स से अमेंडमेंट बताया हुआ है। फर्स्ट इज सिंपल मेजोरिटी, सेकेंड इज इफेक्टिव, एंड थर्ड इज स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी की भी 2 टाइप है, फ्लेवर 1, फ्लेवर 2, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। किसी दिन इस पे वीडियो बनाते हैं, बट राइट नाउ the right answer is option C, 3. So question number 2, option C is the right answer. Let's move on to the question number 3. So question number 3 कहता है, which amendment made India a sovereign, socialist, secular, democratic republic? Option A, 24th Amendment Act. Option B, 42nd Amendment Act. Option C, 44th Amendment Act. And option D, 52nd Amendment Act. 5 सेकेंड, बहुत इजी है। जस्ट रिकॉल करो प्रीवियस वीडियोस को, उससे लिंक करके आप आराम से सही आंसर को चूज कर सकते हो। 5 सेकेंड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। गाइस, अगर आप ओरिजिनल प्रीएम्बल देखोगे, ओरिजिनल प्रीएम्बल में सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है
ये लेटर ऑन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच अमेंडमेंट restored the power of judicial review curtailed by 42nd amendment act. यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी पावर को कर्टेल कर दिया था. कर्टेल मीनिंग कि उस पावर को खत्म सा कर दिया था. इंदिरा गांधी के समय 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, आप जानते ही हो. सो वो जो पावर थी जुडिशियल रिव्यू की, अच्छा जुडिशियल रिव्यू की पावर कौन से आर्टिकल के अंदर दी हुई है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा. तो उस पावर को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दोबारा रिस्टोर किया गया? 43rd, 44th, 45th या 46th? 5 seconds. The right answer is 44th. 44th अमेंडमेंट एक्ट जब इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं थी तब आया था, और उसमें जितने भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुए हुए लॉज थे या फिर अमेंडमेंट्स थे, उनको इधर नलीफाई किया गया था या फिर रिस्टोर कर दिया गया था. जो पावर आई शुड से स्टोर, जो पावर घटाई गई थी उस समय. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड व्हाट इज 44th. 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. सो यू कैन रीड इट लेटर. सो क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Let's move on to the question number 5. Oh, Indira Gandhi ji. The first national emergency in India was declared in. अब देखिए क्वेश्चन कहता है फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी कब इंडिया में लगाई गई थी? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1971 एंड ऑप्शन डी 1975. 5 seconds you have. Think about it guys. Very easy answer, very easy. Tricky हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे, बट ये ऐसा नहीं है. फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1962 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 के अंदर फर्स्ट टाइम इमरजेंसी इंडिया में लगाई थी. वो भी कब? इंडो चाइना वॉर के टाइम पे. हालांकि इंदिरा गांधी जी नेशनल इमरजेंसी के लिए बदनाम है because she also used Article 352 of the Indian Constitution and imposed national emergency, but first national emergency 1962 के अंदर लगाई गई थी. So question number 5, option B is the correct answer. Let's move on to question number 6. The proclamation of national emergency or emergency must be approved by Parliament within कितने दिनों के अंदर इमरजेंसी को पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ता है? ऑप्शन ए 1 month, ऑप्शन बी 2 months, ऑप्शन सी 3 months एंड ऑप्शन डी 6 months. 5 seconds. कभी भी मतलब मैं आपको 2 सिनेरियोज बताता हूं. देखिए एक सिनेरियो ऐसा है 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले और एक उसके बाद का. पहले मैं 44 अमेंडमेंट एक्ट से पहले का बताता हूं. पहले क्या होता था? नेशनल इमरजेंसी लगा दी. किसने लगाई? प्राइम मिनिस्टर ने लगाई. उसको सीधा लगा दिया जाता था प्राइम मिनिस्टर के कहने पे. मतलब लगाते तो प्रेसिडेंट थे, पर किसने कहा? प्राइम मिनिस्टर ने लगा दो तो लगा दो. ऐसे ही इंदिरा गांधी जी के समय पे हुआ था. प्राइम मिनिस्टर ने अकेले गए और जाके प्रेसिडेंट को कहा भैया नेशनल इमरजेंसी लगा दो, प्रेसिडेंट ने लगा दी. बट अब ऐसा नहीं है. अब कैबिनेट रिटन स्टेटमेंट में देगी, रिटन के अंदर देगी. कैबिनेट के अंदर पीएम भी होती हैं, तो पीएम ने प्रेसिडेंट को बोला, प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी लगाई. उसके बाद 1 month का टाइम मिलता है. 1 month का टाइम होता है पार्लियामेंट के पास. अगर पार्लियामेंट 1 month के अंदर उस नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव नहीं करती है तो वो
नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 month. Let's move on to the question. Okay, question number 6, option A is the correct answer. Let's move on to the question number 7. Question number 7. During national emergency, which fundamental rights are automatically suspended? अब नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, कौन से होते हैं? ऑप्शन ए ऑल 14, 15, 16, 17 सारे, जो 14 से लेके आपके पास 32 तक है। ऑप्शन बी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। ऑप्शन सी आर्टिकल 19 ओनली, और ऑप्शन डी नन, कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ये कहना है आपका। सो 5 सेकेंड्स है आपके पास, सोचिए क्या ऐसा कोई फंडामेंटल राइट है या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है जिसे कोई सरकार आपसे छीन सके नेशनल इमरजेंसी के नाम पे। वेल, नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये आर्टिकल 352 को यूज करके लगाई जाती है। अब नेशनल इमरजेंसी में क्या आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए? देखिए, चाहिए नहीं चाहिए तो वो एक डिफरेंट स्टोरी, बट मैं आपको बताता हूं, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो सारे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फंडामेंटल। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी कहता है 19 एंड 21। देखो, 19 कहता है राइट टू, बताइए क्या है, राइट टू स्पीच। ऑप्शन 2 के 20 आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। अब बी और सी, अब एक बात आप बताइए, नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो क्या हम आपकी लाइफ छीन लें? नहीं। तो 21 नहीं, ओनली ऑप्शन सी आर्टिकल 19 इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए, नेशनल इमरजेंसी में आप ये नहीं कह सकते भैया मेरे को बोलने की आजादी है, मेरे को घूमने की आजादी है, मेरे को ये करने की आजादी है। तो भाई नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आपने बोलने की आजादी में, मान लीजिए इमरजेंसी लगी हुई है और आप स्पीच दे रहे हैं सरकार के खिलाफ ही, आप घूम रहे हैं सरकार के खिलाफ ही लोगों को देश की बातें बताते हुए, तो आप आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब भी आर्टिकल 352 का यूज किया जाता है। So question number 7, option C is the correct answer. Let's move on to the question number 8. President's rule is initially valid for. देखिए, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई, प्रेसिडेंट रूल आ गया, उस स्टेट को अब कौन रूल कर रहा है? प्रेसिडेंट रूल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया गया। तो इस स्टेट के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है वो कितने महीनों के लिए या फिर कितने साल के लिए वैलिड रहता है शुरुआत में? ऑप्शन ए 3 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 1 year एंड ऑप्शन डी 2 years. यू हैव 5 seconds. बहुत इजी आंसर होगा इसका, फटाफट सोचिए, सोचिए गाइस, सोचिए, थिंक अबाउट इट। द राइट आंसर इज व्हाट कुड बी द राइट आंसर? कितने महीने के लिए होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल? यस, ऑप्शन बी 6 months. देखिए, प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाता है इनिशियली 6 months के लिए वैलिड होता है वो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को उसके लिए परमिशन देनी पड़ती है, और उसके बाद दोबारा 6 months, फिर दोबारा 6 months, फिर दोबारा 6 months, और मैक्सिमम, आप कहोगे कि सर ये लाइफ टाइम 6 months चलता रहेगा? नहीं, मैक्सिमम 3 years, मैक्सिमम 3 years के लिए प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगाया जा सकता है। आप कहोगे सर बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे 3 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब 1984 के टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर आफ्टर 2019, वो सिनेरियो अलग है, उसके लिए कभी फिर वीडियो बनाएंगे, आई लेट यू नो कि क्यों वहां पे 3 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर हैपेंड इन इंडिया? नेवर हैपेंड, इंडिया में क्या कभी नहीं हुआ? ऑप्शन ए नेशनल इमरजेंसी कभी नहीं लगी, ऑप्शन बी स्टेट इमरजेंसी कभी नहीं लगी, ऑप्शन सी फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी, या फिर डी तीनों लगे हैं भैया, तीनों लगे हैं। आपको क्या लगता है? 5 सेकेंड्स हैं आपके पास, फटाफट सोचिए और बताइए कि इंडिया में कभी क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। एक्चुअली इंडिया में तो बहुत कुछ होता रहता है, बट यू नीड टू टेल कि इंडिया में कभी क्या नहीं हुआ। सॉरी,
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक नहीं लगाई गई है। नेशनल इमरजेंसी बहुत बार लगाई गई है। रॉन्ग आंसर। स्टेट इमरजेंसी बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, डी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। सो क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन सी फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि 1990s के समय पे एलपीजी रिफॉर्म से पहले, एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से पहले ऐसी सिचुएशन थी कि हम जब हमारे फोरेक्स खत्म हो गया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, बट स्टिल डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई, तो इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है। सो क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस, अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज इसे लाइक करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में देखने को भी मिलेंगे। और सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए नहीं, आपको यूपीएससी के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पॉलिटी जो होता है आपका, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। सो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय अ, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन सा नया कमीशन आ गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग आ गया है, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन आ गया है, ऑप्शन सी इकोनॉमिक काउंसिल आ गया है, या फिर ऑप्शन डी पॉलिसी फोरम आ गया है। यू हैव 5 seconds, थिंक अबाउट इट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। यू मे हैव रेड इट। प्लानिंग कमीशन के बदले क्या आ गया है? द राइट आंसर इज नीति आयोग। गाइस, नरेंद्र मोदी जी, यानी कि जब हमारे पास बीजेपी, हमारे पास मतलब देश में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कांग्रेस के कांग्रेस की प्लानिंग कमीशन को जो चलता आ रहा था 1951 से, उसको हटाया और क्या बना दिया? क्या बनाया? एक नया आयोग बना दिया जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। सो क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। So planning commission was replaced by Niti Aayog. Let's move on to question number 11. Oh my God, who is this person? Very famous person. Very famous. Question number 11. The Attorney General. चलो मैं बता देता हूँ, ये अटर्नी जनरल है। इनका नाम प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए, कौन से अटर्नी जनरल है ये और इनका नाम क्या है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस। जो अटर्नी जनरल होते हैं, वो जो उनका एजी का ऑफिस होता है, वो कितने साल के लिए उस पद पे अपॉइंट किए जाते हैं? ऑप्शन ए 5 years, ऑप्शन बी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड ऑप्शन सी फॉर 6 years, एंड ऑप्शन डी फॉर लाइफ। 5 seconds, थिंक अबाउट इट। कितने साल के लिए अटॉर्नी जनरल बन सकता है कोई इंसान? 5 seconds है आपके पास। गाइस, अटॉर्नी जनरल जो पोस्ट है, वैसे अगर आप टेक्निकली देखो तो 5 साल तक ही, या फिर जब भी हो ऐसा 5 साल तक चल जाती है। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो पोस्ट का जो आपका होगा ना सर, ये पोस्ट कितने साल की होती है? जैसे अगर हम बात करें जजेस की, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें, 65 65 साल, या फिर 5 साल, जो भी। अगर आप बात करो, बेसिकली नॉट 5 years, इट्स 65 years, नॉट 5 years, आई एम सॉरी फॉर दैट। और अगर आप बात करो हाई कोर्ट जजेस की, दैट इज 62 years। बट अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल की, ऐसी कोई स्पेसिफिकली इनकी पोस्ट का पीरियड नहीं है, 5 साल 6 साल, ऐसी कोई पोस्ट का पीरियड नहीं है। अब ये होता क्या है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, वो खुश हैं तो ये अटॉर्नी जनरल है, वो ना खुश होंगे तो ये अटॉर्नी जनरल नहीं रहेंगे। सो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल रहते हैं इंडिया के अंदर। लास्ट टाइम कौन थे? अच्छा, इनका नाम प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो। इज वेरी ग्रेट पर्सन, इज अ वेरी गुड एडवोकेट, गुड अटॉर्नी जनरल एज वेल। So question number 11, option B is the right answer. Let's move on to question number 12. Question number 12 कहता है which of the following is not a constitutional body? कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी यूपीएससी, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। मैं इजी बना देता हूं, इन चारों में से कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ये बता दो, इजी हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 5 seconds।
वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नीति आयोग। भाई साहब, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नीति आयोग इज नीति आयोग ऊपर से एक्चुअली ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ये नहीं है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक्चुअली ये ब्रेन ऑफ गवर्नमेंट है। क्या पता फ्यूचर में सरकार चेंज हो और नीति आयोग को उठा के साइड में रख दिया जाए। नोबडी नोस, क्योंकि करंट गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को उठा के साइड में रख दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या पता नीति आयोग को ये ठंडे बस्ते में डाल दे। नोबडी नोस अबाउट दैट। सो क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13. The power to create new states is vested in। भाई साहब, ये थोड़ा सा इंडिया ऐसा मेरा बन गया है। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर बना लेना। एक्चुअली मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे करके ना, ऐसे करके कुछ बनता है इंडिया, ऐसे करके बनता है। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ आपसे यार, थोड़ा सा माफ कर देना। दैट्स डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा सा ठीक है, ठीक बन गया। सो हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। सो देयर आर सो मेनी स्टेट्स आर देयर। सो न्यू स्टेट्स जो बनते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि तमिलनाडु में से दूसरा स्टेट करके दो स्टेट बना दो, कर्नाटका में से दो स्टेट या तीन स्टेट बना दो? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। पर ये बनाने की पावर किसके पास है? क्या केरला अपने आप को तोड़ के दो तीन स्टेट बना सकता है? क्या तमिलनाडु अपने आप को तोड़ के चार पांच स्टेट बना सकता है? क्या ये पॉसिबल है? ये पता नहीं है। अब आप बताओगे कि किसके पास पावर है किस न्यू स्टेट बनाने की? आपने देखा ना, यूपी में से यानी उत्तर प्रदेश में से हमने उत्तराखंड निकाल लिया, आंध्र प्रदेश में से हमने तेलंगाना निकाल लिया। तो ऐसे ही स्टेट्स अलग अलग बने हुए हैं। तो ये पावर किसके पास? पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास? बताओ भैया, किसके पास पावर है न्यू स्टेट बनाने की? फटाफट बता दो। वेल द राइट आंसर इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कि किसी स्टेट को बाइफरकेट कर सकते हैं, किसी स्टेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी दो स्टेट को जोड़ सकते हैं। इसकी पावर ना स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना ही प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट से तो बस परमिशन ली और काम चालू कर दिया। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Let's move on to the question number 14, second last question of the day. Second last question कहता है, how many schedules are there in Constitution of India after 104th amendment? यहां तक तो ठीक था, यहां तक, बट ये जो ये जोड़ा है पार्ट 104th अमेंडमेंट। अब बता दो भैया कितने स्केड्यूल हैं? 104 104th अमेंडमेंट के बाद कितने स्केड्यूल हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 13। 5 सेकेंड्स। सोचो गाइस, सोचो 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 कितने हैं। देखो, ऑप्शन सी 12 है आज की डेट में हमारे पास। टोटल 12 स्केड्यूल, मतलब 12 स्केड्यूल्स हैं। टी एच हटा देता हूँ, 12 स्केड्यूल्स हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में एक बात लिखो कि जो लास्ट स्केड्यूल है, 12th स्केड्यूल है, जो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कौन सा था, किस लिए ऐड किया गया था? ये चीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन कहता है, द 10th स्केड्यूल, 10वां स्केड्यूल रिलेट्स टू, किस चीज से वो रिलेट करते हैं? ऑप्शन ए ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑप्शन बी ट्राइब्यूनल्स, ऑप्शन सी एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड ऑप्शन डी स्पेशल प्रोविजंस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। 5 सेकेंड्स यू हैव। फटाफट बताओ कि 10th स्केड्यूल किससे रिलेट करता है, किसके बारे में है 10th स्केड्यूल? 5 seconds you have. Think about it, guys. Think about it. Guys, the right answer is option C, anti-defection law. Anti-defection law के ऊपर एक बहुत बड़ी बड़ी नहीं, छोटी सी कहावत है, आया राम गया राम। आपने 12th की पॉलिटी के अंदर, 12th या फिर 11th, I'm not exactly sure, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ा होगा। तो आया राम गया राम। उसके बाद क्या हुआ था, एक लॉ बनाया था एंटी डिफेक्शन लॉ। उसको किस में डाला गया था? 10th स्केड्यूल में। और ये हुआ कब था? सॉरी 18 नहीं, 1985 के अंदर। कौन थे उस टाइम पे पीएम? ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो भैया कि उस टाइम पे कौन से पीएम थे इंडिया के अंदर।
सो गाइस आज हमने देखे टोटल 15 क्वेश्चंस. दिस वाज आवर फिफ्थ लेक्चर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. कौन सा लेक्चर था ये हमारा? फिफ्थ लेक्चर था.